मराठी में भारत जोड़ो यात्रा के लिए बनाया गया था, उसको हम रिलीज़ करेंगे, पर कुछ लैपटॉप में गड़बड़ी आ गई है अचानक, तो थोड़ा हम सीक्वेंस बदलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में करीब 120 भारत यात्री शामिल हैं। राहुल गांधी जी के अलावा 120 लोग हैं। इनमें से करीब 1/3 महिलाएं हैं। हमारे देश के सभी राज्यों से आते हैं और औसत आयु 38 साल की है। मुझे खुशी है आपको बताने में कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा भारत यात्री आते हैं। और यही नहीं, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ भारत यात्रियों की संख्या में महिलाएं ज़्यादा हैं। 9 भारत यात्री महाराष्ट्र से हैं, इनमें से 5 महिलाएं हैं और सब यहाँ मौजूद हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने के पहले मैं इनसे विनती करूँगा, संक्षिप्त में अपना नाम बताएं, कहाँ कौन से ज़िले से आते हैं और 1-2 लाइन में अपना परिचय दें कि क्या कर रहे हैं। और भारत यात्रा में ये लोग सब कन्याकुमारी से चले हैं। कन्याकुमारी से 7 सितंबर से चल रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा सबसे, 9 लोग हैं, उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्मली शुरू करेंगे। हाँ, आप शुरू कीजिए। संक्षिप्त हिंदी में बोलिए, मराठी में बोलिए। हाँ, मराठी में बोलिए। नमस्कार, कॅमेरा आली पाहिजे। नमस्कार, मेरा नाम आदिशा है। मैं महाराष्ट्र के नासिक जिले से भारत यात्री हूँ। कन्याकुमारी से भारत यात्रा का एक ग्रुप राहुल जी के साथ में कंधे से कंधा लगाकर चल रही हूँ। और मैं ये इस कार्यक्रम का इसलिए चल रही हूँ कि हमारे देश में जो इस प्रकार से महिलाओं के लिए युवाओं के लिए बेरोजगारी जो डिमांड की जा रही है और कई मुद्दे हैं, तो इस नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज उपाध्याय नवी मुंबई से भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा हूँ। चलने का उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि आज़ादी के पहले दांडी यात्रा का गांधी जी ने शुरू की थी। आज़ादी के बाद चंद्रशेखर सिंह जी ने यात्रा की थी, सोनीपत जी ने भी यात्रा की थी, लेकिन ऐसी यात्राएं कभी हुई नहीं थी जो भारत को जोड़ने के लिए होती। तो पहली बार जो महात्मा गांधी ने आज़ादी के पहले यात्रा निकाली थी, आज एक युवा गांधी कन्याकुमारी से निकलकर कश्मीर तक भारत को जोड़ने के लिए निकला है। हम इस सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए हम लोग चल रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मी भारत यात्री डॉक्टर श्रावण गोविंदराव राठोड नांदेडचा राहणार आहे। भारत जोडो यात्रेमध्ये कन्याकुमारी पासून आज चालत इथपर्यंत आलोय। बेरोजगारी, जातीवाद, अर्थात द्वेष आणि महागाई हे मुद्दे आहेतच, पण संविधानाच्या रक्षणासाठी स्वातंत्र्याची ही दुसरी लढाई राहुलजी गांधी लढत आहेत, त्यात आपलं योगदान असावं म्हणून मी या पदयात्रेत चालत आहे। नमस्कार, मैं यात्री महेंद्र सिंह बोल रहा नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और मैं बीजेपी की जो सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, महंगाई वाली सरकार है, लोगों का रोजगार छीनने वाली सरकार है, इसके खिलाफ राहुल गांधी जी की जो मुहिम है भारत जोड़ो यात्रा, उसमें शामिल हुआ हूँ और मुझे खुशी है कि मैं अपने नेता के साथ चल रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं घोषलाल बिट्टू चंद्रपुर महाराष्ट्र से एनएसयूआई का राष्ट्रीय सचिव हूँ और हम सभी के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो ये आंदोलन भारत जोड़ो यात्रा के रूप में भय, नफरत और कट्टरता
खिलाफ बेरोजगारी और जो देश में तरह तरीके के धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए जो यात्रा शुरू की गई है, भारत जोड़ो यात्रा में एक भारत यात्री के रूप में सहभागी हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वैष्णवी भारद्वाज है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और सबसे यंगेस्ट यात्री हुई इस यात्रा की। जस्ट 24 ईयर्स मेरा एज है और मुझे इस बात की है कि 23 साल की उम्र में मुझे मेरे देश की संस्कृति, मेरे देश की समस्याएं, मेरे देश की जितनी भी चीज़ें हैं, आज जो देश में हमारी समस्याएं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन एक्सपेंसिव होते जा रहा है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उन पर जो प्रॉब्लम्स को आज फेस कर रही है, जो अत्याचार होते हैं, इन सब चीज़ को मुझे आज इस एज में समझने का मौका मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस उम्र में ये सब चीज़ें सीखने मिल रही है, समझने मिल रही है। थैंक यू। नमस्कार, मैं पिंकी सिंह दूर से नमस्कार, मैं पिंकी सिंह नागपुर महाराष्ट्र से। मैं राहुल जी के साथ इसलिए चल रही थी कि जो बढ़ती हुई अत्याचार, बेरोजगारी और जागरूक कर रहे जनता कि ये सिर्फ चीज़ों के खिलाफ वो रास्ते पर है और लोगों से संपर्क करके इसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। बस ये एक मकसद है कि लोगों को जागरूक करना है, इसलिए मैं इस यात्रा को जुड़ी हूँ। नमस्कार, मी नंदा म्हात्रे रायगडची आहे आणि भारत जोडो यात्रेमध्ये मी राजीव गांधी पंचायती राज संघटनेची कार्यकर्ती म्हणून सहभागी झालेली आहे। भारत जोडो यात्रेकडे बघण्याचा उद्देश माझा किंवा दृष्टिकोन असा आहे की एक स्वातंत्र्याची लढाई होती जी महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वामध्ये लोकांमध्ये जागरूकता आणून सर्वांनी मिळून ती लढाई लढली। पण गेले कित्येक वर्ष स्वातंत्र्यानंतर भारत निर्माणची प्रक्रिया जी आहे ती थांबली। जेव्हा काँग्रेसचं सरकार होतं तेव्हा लोकांचा आवाज होता, लोक सांगत होते आणि ते कायदे बनवत होते, त्या योजना बनवत होते। आता 2-3 लोकांचा आवाज आहे। पुन्हा एकदा या भारत निर्माणच्या प्रक्रियेमध्ये जोडण्यासाठी भारत जोडो यात्रा आहे माझ्या दृष्टीने आणि आज तो आवाज ऐकण्याचं काम राहुलजींच्या नेतृत्वामध्ये भारत जोडो यात्रेमध्ये केलं जात आहे। लोक सहभागी होत आहेत आणि मी सुद्धा त्या यात्रेमधला एक भाग आहे, त्याचा मला अभिमान आहे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। नमस्कार साथियों, मैं प्रेरणा गौर महाराष्ट्र चंद्रपुर से हूँ। मैं भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी हूँ और मुझे खुशी है। मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि 140 भारतीयों ने हमें सिलेक्ट किया और हमें इस महान और इतने बड़े मूवमेंट का हिस्सा है। मैं इस यात्रा में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो क्रोनिक कैपिटलिज्म की सरकार जिस तरीके से गरीबों को परेशान कर रही है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रही है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको जिस तरीके से खत्म करने का, जिस तरीके से महंगाई ला रहे हैं, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, उन सब चीज़ों जो देश को बचाने के लिए जो क्रांति चला रहे हैं उसका हिस्सा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं इस यात्रा में शामिल हूँ। थैंक यू। जय माता। तो साथियों, ये रहे 9 भारत यात्री महाराष्ट्र से। आज भारत जोड़ो यात्रा का 63वां दिन है। परसों रात हम नांदेड़ जिले में पहुंचे। नांदेड़ 27वां जिला है जहां भारत जोड़ो यात्रा पहुंचा है। इसके पहले तमिलनाडु में 2 जिले, केरला में 7 जिले, कर्नाटका में 7 जिले, आंध्र प्रदेश में 2 जिले और तेलंगाना में 8 जिले से भारत जोड़ो यात्रा चली। महाराष्ट्र में हम 12 दिन रहेंगे, 20 तारीख शाम तक और 5 जिलों में भारत जोड़ो यात्रा निकलेगा। उसके बारे में पटोले जी और अशोक चौहान जी विस्तार में आपको जानकारी देंगे। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे अगले 7-8 दिनों में, उसकी जानकारी देंगे। कल नांदेड़ में है, उसके बाद शेरगांव में है
पर मैं आपको मोटे तौर से भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। 5 सितंबर को राहुल गांधी जी साबरमती आश्रम गए। 5 सितंबर 2022 को राहुल गांधी जी साबरमती आश्रम गए और 7 सितंबर को कन्याकुमारी में पहले वो विवेकानंदा स्मारक गए, बाद में वहाँ से गांधी स्मारक गए और बाद में कामराज स्मारक गए और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। कल शाम तक, कल जब नांदेड़ में रैली होगा शाम को 5 बजे, जिसके बारे में अशोक चौहान जी आपको बताएंगे, कल शाम तक करीब आधा भारत जोड़ो यात्रा का डिस्टेंस हम कवर किए होंगे। पूरा लेंथ जो है 3570 किलोमीटर है और कल शाम तक हम उम्मीद करते हैं जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, आधा डिस्टेंस कल शाम तक हम पूरा करेंगे। रोज हम करीब 22 किलोमीटर चलते हैं। महाराष्ट्र में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी मिला है पटोले जी के कारण और अशोक चौहान जी के कारण और सभी नेताओं के कारण, और हम अभी यहाँ 23 और 24 किलोमीटर चल रहे हैं। आज तो हम 24 किलोमीटर चल रहे हैं, तो थोड़ा हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिला है महाराष्ट्र में। पर जहाँ भी भारत जोड़ो यात्रा गुजरा है, लोगों से जो भरपूर स्वागत हमें देखने को मिला है। कांग्रेस समर्थक सड़क पर आए हैं, कांग्रेस आलोचक सड़क पर आए हैं, और जो लोग त्रिशंकु हैं, ना समर्थन देते हैं ना आलोचना करते हैं, वो भी सड़क पर आए हैं। और मैंने तीनों तरह के जनता को देखा है इन 5 अभी छठा राज्य में। बार बार मैंने कहा है, मैं फिर से दोहराऊंगा, भारत जोड़ो यात्रा मन की बात की यात्रा नहीं है, ये जनता की चिंता की यात्रा है। ये सुनने के लिए यात्रा है, संगठन को जनता के साथ एक जनसंपर्क बनाने के लिए यात्रा है। और जो हमारे देश में आज 3 बड़े मुद्दे हैं, हमारे प्रधानमंत्री की नीयत से, उनकी नीतियों से, जिस तरीके से भारत तोड़ा जा रहा है, मैं बिल्कुल साफ कहूंगा, भारत इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि भारत तोड़ा जा रहा है। 3 तरीके से तोड़ा जा रहा है। पहले, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, हम दो हमारे दो, ये सब आर्थिक विषमताएं बढ़ा रही हैं और ये प्रधानमंत्री की नीयत और नीतियों के कारण है। दूसरी बात जो हो रही है, जो भारत को कमजोर कर रहा है, सामाजिक ध्रुवीकरण और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। चुनावी हित के लिए और अपने विचारधारा के लिए धर्म के वजह से, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर समाज का विभाजन किया जा रहा है। हमारा देश अनेकता में एकता का एक मिसाल है। जब अनेकता दबाया जाता है तब एकता कमजोर होती है। और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा कभी अनेकताओं को स्वीकारती नहीं है, वो समानता चाहती है। कांग्रेस पार्टी
एकता चाहती है। बीजेपी वांट्स यूनिफॉर्मिटी, कांग्रेस वांट्स यूनिटी। तो दूसरी बात सामाजिक ध्रुवीकरण, और तीसरी बात जो खतरनाक है, राजनीतिक तानाशाही बढ़ रही है। हमारा संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका राजनीतिकरण किया जा रहा है, और सारा का सारा अधिकार प्रधानमंत्री कार्यालय में अभी वहीं से शुरू होता, और प्रधानमंत्री कार्यालय में एक ही व्यक्ति से शुरू होता। महाराष्ट्र में 2 फैक्ट्री आने वाले थे। एक व्यक्ति ने तय किया कि महाराष्ट्र में फैक्ट्री नहीं लगेंगे, मैं अपने राज्य में ले जाऊंगा, वहां ले गए। ये एक मिसाल है। 8 नवंबर 2016 को इस व्यक्ति ने तय किया, मित्रों नोटबंदी होगी, और नोटबंदी होगी। तो ये राजनीतिक तानाशाही है। संवैधानिक संस्थाएं बिखर रही हैं, और खुद मंत्रालय के मंत्री रो रहे हैं, बयान देते रहते हैं। तो ये 3 तरीके से बीजेपी आरएसएस हमारे समाज को तोड़ने में लगी हुई है। आर्थिक समानताएं, असमानताएं, आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया। हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी के अंत तक या फरवरी के पहले सप्ताह में हम कश्मीर पहुंचेंगे, और जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा, हम श्रीनगर में जा पहुंचेंगे। जो कुछ भी बाधाएं हमारे सामने आएंगी और लगाए जाएंगे, हम इसका सामना करेंगे। और ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा। अंत में मैं यही कहूँगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, चुनाव जीतो यात्रा नहीं है। ये चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। बाइपोल होंगे, राज्यों में चुनाव होंगे, 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। इसका असर क्या होगा चुनाव में, इसकी सोच हमारे मन में नहीं है। अभी हम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इसका असर क्या होगा वक्त ही बता पाएगा। पर एक चीज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को संजीवनी मिली है भारत जोड़ो यात्रा से। एक नई जान आई है, एक नई उमंग देखने को मिल रहा है, नई उत्साह है। और मेरा विश्वास है और सभी का विश्वास है कि ये भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित हुई है, एक नई भविष्य की ओर जा रही है। जिनको जाना है पार्टी से वो जाते रहेंगे, जिनको आना है वो आते रहेंगे। ये आना, जब जाते हैं आप लोग हेडलाइन बनाते हैं, जब आते हैं वो उसका बारे में आप लिखते नहीं हैं। पर ये तो राजनीति में चलता रहता है। पर जो नैरेटिव है आज भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने सेट किया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर रोज बीजेपी की ओर से कुछ ना कुछ टिप्पणियां आती रहती है। टी शर्ट पर आया, कंटेनर पर आया, जूते पर आया, क्या कहा क्या नहीं कहा, क्या खाया क्या नहीं खाया, दाढ़ी इतना लंबा क्यों है, ये सब टिप्पणियां आ रही हैं। और कल हमारे खिलाफ हमारे सोशल मीडिया हैंडल को बंद कराने की प्रयास की गई। पर मुझे खुशी है कि कर्नाटक हाईकोर्ट में हमें राहत मिली। तो ये सब होते रहेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, परेशानी में है।
क्योंकि पहली बार कांग्रेस पार्टी आक्रामक ढंग से राजनीतिक एजेंडा तय कर रही है। हम रिएक्ट करते थे, अभी हम एक कदम आगे हैं भारत जोड़ो यात्रा के कारण। 17 तारीख को राहुल गांधी जी प्रेस से वार्तालाप करेंगे शेगांव में। आप सब आमंत्रित हैं उसके लिए। 1:45 तक आपसे भेंट वार्ता होगी। और मैं आपको बता दूं, ये भारत जोड़ो यात्रा में उनकी 6ठी प्रेस वार्ता होगी। हमारे देश में एक व्यक्ति हैं जो 8 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। हमारे देश में एक मुख्यमंत्री थे जो 12 साल मुख्यमंत्री थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। पर राहुल गांधी जी ने पिछले 62 दिनों में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और 6ठा वाला शेगांव में 17 तारीख को होगा। उसकी डिटेल आपको हम बाद में बता देंगे, कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। पर 17 तारीख 1 बजे को वो आपसे बात करेंगे। और मैं आज ही बता दूं, मैं प्राथमिकता मराठी मीडिया को दूंगा। पहले मराठी मीडिया, बाद में हिंदी, तीसरे नंबर पर अंग्रेजी। मैं नेशनल और रीजनल में कोई फर्क नहीं देखता हूं। मेरे मन में रीजनल इतना ही नेशनल मीडिया है जितना दिल्ली में बैठे हुए नेशनल मीडिया। तो मैं मराठी मीडिया के दोस्तों से खास गुजारिश करूंगा कि आपको प्राथमिकता दी जाएगी, एक शर्त पर कि आप सवाल मराठी में पूछें। क्योंकि अलग अलग राज्यों में जब मैं प्राथमिकता देता हूं, वो भी अंग्रेजी और हिंदी में बोलने लगते हैं। तो मैं आपको गुजारिश करूंगा, आप मराठी में पूछिए। पटोली जी रहेंगे, अशोक चौहान जी रहेंगे, बाला साहब थोरट भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, उसका अनुवाद भी होगा। पर रीजनल मीडिया ये गलत शब्द है। रीजनल मीडिया, नेशनल मीडिया, ये सब गलत शब्द है। मीडिया मीडिया होता है। मेरे मन में रीजनल मीडिया को नेशनल नहीं है। पर जो आप लोग, जो आपकी भाषा मराठी है, मैं आप ही को प्राथमिकता देना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 17 तारीख को आएंगे और जो सवाल है भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित और हमारे राजनीतिक स्थिति के संबंधित वो सवाल पूछेंगे। मैं अभी अशोक चौहान जी से, और गाना तैयार है? ओके, अभी ये जो आप देख रहे हैं ये एंथम सॉन्ग है, आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, पर इसका फॉर्मली हम अभी रिलीज कर रहे हैं। Can you, should we just lie down? Mahima, should we just lie down or what? They can see? दिखाई देता? Okay, start. Start again. Start again. Start again.
थैंक यू पटोले जी. सॉरी अशोक चव्हाण. आजच्या या पत्रकार परिषदेला संबोधित करण्याकरता मुद्दामून या ठिकाणी उपस्थित असलेले सन्माननीय जयराम रमेशजी, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोलेजी, मुंबईचे अध्यक्ष भाई जगतापजी, माजी अध्यक्ष माणिकराव ठाकरेजी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे सर्व सहकारी प्रवक्ते आणि भारत यात्री पत्रकार बंधू भगिनी आणि सहकारी मित्रांनो, जसं की आपल्याला जयराम रमेश साहेबांनी या ठिकाणी संबोधित करत असताना उल्लेख केलेला आहे की भारत जोडो यात्रा ही अतिशय यशस्वीपणे आज भ्रमण करत आहे, अतिशय वेगाने म्हणेन मी, आणि जनतेच्या प्रतिसादातून केवळ काँग्रेसचे नेते याच्यामध्ये सहभागी असं चित्र नाही आहे. याच्यामध्ये संपूर्ण देशामधला जनसमुदाय जोडलेला आहे आणि जनतेची चळवळच एकंदरीत आपण पाहता की निर्माण झालेली आहे. या यात्रेमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनतेचा सहभाग आहे, लोकांचा सहभाग आहे, ज्याच्यामुळे या यात्रेला बळ मिळते, ताकद मिळते, लोक चळवळीचं स्वरूप या यात्रेला आलेलं आहे. कारण विशद केलेलीच यात्रेमागची भूमिका देशामध्ये एकोपाचं वातावरण निर्माण करणं, एकीकडे भय, एकीकडे घृणा, नफरत या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यावर मात करून देशामध्ये एकोपा आणि लोकशाही मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्वांनी एकत्र आलं पाहिजे. देशाची लोकशाही मजबूत करण्याच्या बाबतीत ही भूमिका घेऊन या देशामध्ये लोकशाही मजबूत करून आगामी काळामध्ये ताकदीने लोकशाहीच्या मागे उभं राहून लोकांच्या ज्या इच्छा आहे, लोकांची जी इच्छाशक्ती आहे, लोकांचे जे प्रश्न आहेत त्या सर्व प्रश्नांना वाचा फोडण्याचा एक डायरेक्ट ही चळवळ आहे, लोकांची थेट संवाद. या यात्रेमधून आपण राहुलजींना पाहतोय, सर्व राज्यामध्ये आता पण गेल्यानंतर लोकांची थेट संवाद आहे. सामान्य माणसाची जवळीक निर्माण होतीच, पण त्याचे अधिक दृढ करून लोकांच्या समस्या ऐकणे, लोकांचे विचार समजून घेणे, आणि हाच काँग्रेसचा काही इनपुट आहे. कुठल्याही संघटना किंवा कुठलाही पक्ष असताना शेवटी तो असा आयसोलेशन चालू शकत नाही, तर लोकांच्या विचाराला अनुसरूनच पक्षाची वाटचाल भविष्यकाळात झाली पाहिजे, ही त्याच्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. मला वाटतं की याच्यापेक्षा अधिक मी काही बोलावायचं नाही आहे. मी नाना पटोलेंना विनंती करेन की त्यांनी यात्रेबद्दल. आणि नांदेडमध्ये आज तिसरा दिवस आहे. नांदेडची जाहीर सभा उद्या सायंकाळी आहे, 5-5:30 ही सभा सुरू होणं अपेक्षित आहे. त्यामध्ये राहुलजींचं प्रमुख मार्गदर्शन आहे. काँग्रेस अध्यक्ष खरगे साहेब सुद्धा त्याच्यामध्ये येणार आहेत. उद्या सकाळी राष्ट्रवादीचे नेते सुद्धा, पवार साहेबांचा अजून निश्चित नाही आहे, परंतु जयंत पाटील, सुप्रिया सुळे आणि जितेंद्र आव्हाड हे त्या ठिकाणी येणार आहेत. आणि आदित्य ठाकरे जे 11 तारखेला येण्याचं मान्य केलेलं आहे. त्यामुळे अशा सर्वांच्या याच्यामध्ये सहभाग हा महत्त्वाचा राहणार आहे. आणि ही यात्रा 11 तारखेला सायंकाळी हिंगोली जिल्ह्यामध्ये यात्रेचं पदार्पण होईल. 2 दिवसामध्ये अजून भरपूर आहे. आणि आज संध्याकाळपासून सुद्धा ही यात्रा पुढे 3 वाजेपर्यंत सुरू होणार आहे. मला पुढे विनंती करून त्यांनी मला शिकवलं. प्रामुख्यानं या पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेले आमचे सगळ्यांचे मार्गदर्शक जयराम रमेशजी, आमचे महाराष्ट्राचे नेते अशोक चव्हाणजी, मुंबईचे काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगतापजी, माणिकराव ठाकरेजी, आणि आमच्या पक्षाचे सगळे प्रवक्ते, आणि आमच्या राज्यातले भारत यात्री जे आहेत त्याच्यामध्ये आमच्या मुलींची संख्या जास्त आहे. हे आमच्यासाठी गौरव आहे. त्या आमच्या सगळ्या मुली मुलं पण आहेत, मुलींचं गौरव जास्त केलं आहे. तर आपण पाहिलं की यात्रा जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये आगमन झाली तर त्या आगमनामध्ये महाराष्ट्राच्या परंपरा जी आहे, हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचाराचा आहे. आणि म्हणून आल्या देगलूरला राहुलजींच्या स्वागतामध्ये शाहू फुले आंबेडकरांच्या प्रतिमा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं भव्य आपल्या घोड्यावर असलेलं त्यांचं ते अक्षररूप पुतळा
त्याच्या समोर राहुलजींचं भाषण एक जो महाराष्ट्रालाच नव्हे तर महाराष्ट्र ज्या विचाराचा आहे त्या विचाराचा संदेश, कारण की ही यात्रा ही फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर देशात नव्हे तर जगामध्ये बघितलं जातं आणि महाराष्ट्राचं जे दैवत आहे, विचार आहे, त्या विचाराला सामोरं जाऊन राहुलजींची ही पदयात्रा सुरू झालेली आहे. मी सातत्यानं राहुलजींच्या यात्रेमध्ये राहुलजींच्या सोबत आहे. गरीब असतील, शेतकरी असतील, महिला असतील, तरुण असतील, बेरोजगार असतील, शेतकरी असतील, यांना ते जवळ बोलावून त्यांचं दुःख जाणून घे, त्यांच्या भावना समजून घे, त्यांच्याकडून विचारतात की आपल्याला काय केलं. आज मी सांगतो की एका शेतकऱ्याला जवळ बोलावलं आणि त्या शेतकऱ्यांनी आपल्या ज्या वेदना सांगितल्या त्या फार भयानक. त्यांनी सांगितलं की आम्हाला जे फर्टिलायझर येतं, रासायनिक खत, ते गुजरातमधून येतं आणि तेही बोगस येतं. गुजरातमधून येतं तेही बोगस येतं. इन्सेक्टिसाइड जे औषध मारतो तेही गुजरातमधून येतं आणि तेही बोगस येतं. ते त्यांनी शेतकऱ्यांनी सांगितलं, माझा बातमी घेऊ नका, हे शेतकऱ्यांचा गुजरात हा शब्द त्यांनी आवर्जून वापरतो. दुसरं त्यांनी सांगितलं की बियाणं, औषधी, खत हे सगळं बोगस आणि त्याच्यामुळे आमच्या पिकाला नापिकी आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रामध्ये आज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या. आणि राहुलजींनी त्यांना सांगितलं की तुम्ही आत्महत्या करू नका, हे परिवर्तन आपण करू. त्याचं खूप दुःख त्यांनी जाणून घेतलं. हे सांगायचं तात्पर्य युवक असतील, मुली असतील, आई असेल, या सगळ्यांच्या भावना समजून ही पदयात्रा पुढे चाललेली आहे. आपल्याला लक्षात असेल की ही यात्रा जी आहे ही मोमेंट आहे, हे इव्हेंट नाही. आपल्याला सगळ्यांना समजते, आपण स्वतः या सगळ्या गोष्टीला आपण सगळे जोडून बघतात. तरुणांचा याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे. स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये सुद्धा तरुणांची संख्या जास्त होती आणि राहुल गांधींच्याही या पदयात्रेमध्ये तरुणांची संख्या जास्त आणि ही आणलेली नाही. इव्हेंट या शब्दाला, याला मुद्दाम या शब्दाला वापरलं की तरुण जे आहेत कुठलीही आणलेली नाही, ही स्वतः आलेली आहे. हजारो किलोमीटर तरुण राहुलजींच्या बरोबर चालते आहे. याचा अर्थ जे देशामध्ये आता देशातलं सरकार जे ज्या पद्धतीनं त्यांनी महागाई, बेरोजगारी, गरिबी, भ्रष्टाचार अशा पद्धतीच्या व्यवस्था या देशामध्ये निर्माण केल्या, त्याच्या विरोधात तरुण आता उभा झालेला आहे आणि म्हणून राहुलजींच्या सोबत ते आपण पाहतोय. या 8 वर्षामध्ये दिल्लीमध्ये बसलेल्या भाजपच्या सरकारने काय दिलं? भय, भ्रष्टाचार आणि भूक. 3 जे भय दिले, भय, भ्रष्टाचार आणि भूक, जे इंग्रजांनी त्यावेळेस दिले, तेच व्यवस्था या देशामध्ये निर्माण केली. आणि म्हणून राहुलजींची कन्याकुमारी ते काश्मीरची जी यात्रा आहे, आताच जनाब अमित साहेबांनी सांगितलं की अर्धांतर या येत्या 1-2 दिवसामध्ये ही यात्रा पूर्ण करते. कन्याकुमारी ते काश्मीर जेव्हा ही यात्रा जाते, तर या यात्रेमध्ये लोकांचा सहभाग अजून वाढत झाला आणि त्याच्यामुळे मी आपल्याला सांगतो की या यात्रेचं सक्सेस, जसं जयराम रमेश साहेबांनी सांगितलं की यात्रा राजकीय नाही, ही भारत जोडो यात्रा आहे. कारण की या देशामध्ये जे सत्तेमध्ये बसलेले लोक आहेत, यांनी धर्माधर्मामध्ये आणि माणसामध्ये जे भेदभाव निर्माण केले, पुरुष आणि महिलेमध्ये भेदभाव केले आणि म्हणून या सगळ्या व्यवस्थेला चांगलं करण्यासाठी आमचा देश जो आहे विविध जाती धर्माचा आहे, पण तरी एक आहे असा आमच्या देशाचा जागतिक पातळीवर जो गौरव होता, तो गेल्या 8 वर्षात या देशाचा गौरव मिटवण्याचं काम केलं. आणि म्हणून भारत जोडो यात्रा राहुलजीला करावी लागली आणि त्याला मोठा प्रतिसाद आपल्याला पाहायला मिळते आहे. आणि मला वाटतं की राहुलजी आपल्यासोबत शेगावमध्ये बोलणारच आहे. उद्या 10 तारखेला
मोठी सभा आमची नांदेडमध्ये होणार आहे आणि अनेक आमच्या मराठी आणि हिंदीच्या पत्रकारांना एक मोठी चिंता होती की या यात्रेमध्ये कोण होणार की नाही होणार, तुम्ही निमंत्रण दिलं ते येणार की नाही. आताच अशोक चव्हाण साहेबांनी सांगितले की सगळे येतात. म्हणजे इतका या यात्रेबद्दलचा गैरसमज भाजपने असा पसरून ठेवलेला होता की आताही पसरून जात आहे की यात्रा झाली की काँग्रेस तुटणार वगैरे काय काय चाललं. सपेण्याचं काम चाललं, काही होणार नाही. त्यांचं स्वप्न त्यांना बघू द्या. आता कारण की खूप मातीच जमीनच घसरली त्या लोकांची. त्याच्यानी काय बोलायचं त्यांना बोलायचा अधिकार आहे. आम्ही लोकशाही मानणारे आहोत. विरोधात बोलले तर आम्हाला ते एक लोकशाहीचं परंपरा आहे, विरोधकांनी बोललंच पाहिजे. पण आम्ही बोललो तर त्यांना राग काय यावा आणि मग खालच्या लेवलवर जाऊन काय बोलावं हा एक प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो आहे. आणि म्हणून ही यात्रा काल तर त्यांनी भ्रष्टाचारच आरोप करून टाकला. ही यात्रेमध्ये भ्रष्टाचार चाललेला आहे. भ्रष्टाचाराचे पैसे 2.5 वर्षात कमवलेत त्याचे. म्हणजे एखादी लोक जे चिडतात आणि जे आरोप करून चालू होते तर ते त्यांची खालची पातळी सुरू झाली. ही यात्रेमध्ये स्वयंपूर्तीने लोक सहभागी होतात. फक्त आम्ही जेवायची व्यवस्था केलेली आहे. पण त्यांना भ्रष्टाचार दिसतं. भ्रष्टाचारी लोकांना भ्रष्टाचार दिसणार तर नाही तर काय दिसणार. आणि म्हणून जे भ्रष्टाचारी आहेत त्यांना भ्रष्टाचार दिसणारच आहे आणि त्यांनी भ्रष्टाचाराच्याच गोष्टी कराव्यात. जसं मगाशी सांगितलं की भय, भूक आणि भ्रष्टाचार जे इंग्रज देत होते तेच केंद्रातल्या सरकार देते आहे. आणि म्हणून भ्रष्टाचारी लोकांना भ्रष्टाचारच दिसणार आहे. आपण अनेक मोठी मोठी रॅलीज पण अटेंड करतात. मागच्या काळात औरंगाबादला एक रॅली राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची झाली होती. एक मोठी सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये आपण अनेक लोकांना विचारत होता. आम्ही पाहत होतो तुमच्या कॅमेऱ्यामध्ये, TV मध्ये. अनेक लोक म्हणले की पैसे देऊन आम्हाला आणलं. काही मग आशा वर्कर असतील, अंगणवाडी असतील, त्यांना आणलं होतं. असं चित्र जेव्हा महाराष्ट्रात आपण पाहतोय तर त्यांना तेच दिसत असेल ना. आता ही लोक कुठली आणली नाही. हजारो किलोमीटर स्वयंपूर्तीनं चालणारी लोक आहेत आणि म्हणून ही यात्रा सक्सेस आहे हे या ठिकाणी मी आवर्जून सांगेन. धन्यवाद. एनी क्वेश्चन्स? सवाल? हाँ. ज्यांनी 1942 मध्ये स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये सहभागी होणार नाही, ज्यांना स्वातंत्र्य या देशाला पाहिजे नव्हतं, ते फाळणीचं सांगण्यात आहे. आणि फाळणी कोणी केली? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग. मग ह्या दोन लोकांचं नाव का घेत नाही? हिंदू महासभेची तर ते पूजा करतात. ज्यांना स्वातंत्र्याच्या लढ्याचा विरोध होता, स्वतंत्र भारतच नको पाहिजे होता, त्या लोकांनी फाळणीचा विषय काढायचा. तर फाळणीचा विषय काढायचा त्यांना अधिकारच नाहीये. त्यांच्याचमुळे फाळणी झाली. एक मिनट. वन बाय वन. सर, मेरा प्रश्न आपसे है कि ये जो यात्रा है एक कांग्रेस की आइडियोलॉजी के ऊपर चली हुई यात्रा है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत से लाइक माइंडेड पार्टीज भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं. जैसे कि अभी हो रहा है कि आदित्य ठाकरे की शिवसेना भी इसको ज्वाइन कर रही है और कांग्रेस और शिवसेना की आइडियोलॉजीज भी डिफरेंट है. तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जब MPS सरकार बना था, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया गया था जिसमें मेरा भी थोड़ा कुछ हाथ था, तो मैं अंदर की बात जानता हूँ. वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूकंप था, क्योंकि शिवसेना की आइडियोलॉजी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में कुछ हमें बीच का रास्ता ढूंढ निकालना पड़ा. और हमने ढूंढ निकाला. और जैसा कि अभी अशोक चव्हाण जी ने कहा, कल नांदेड़ के रैली में हमारे MPA के सहयोगी पार्टी भी शामिल हुई. पहले दिन से हम कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा एक राजनीतिक पार्टी की यात्रा है.
137 साल पुरानी पार्टी, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, देश विदेश सारे विश्व में दूसरा नंबर पर है पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी। और ये सबसे लंबा पदयात्रा किसी पार्टी ने निकाला लोकतंत्र में। ये राजनीतिक पार्टी की पदयात्रा है, पर कांग्रेस पार्टी कोई एनजीओ नहीं है, कांग्रेस पार्टी कोई सन्यासी का संगठन नहीं है। तो असली सन्यासी हो या नकली सन्यासी हो वो अलग बात है। हम एक राजनीतिक पार्टी है और हमने एक निमंत्रण दिया पहले दिन कि सभी पार्टी का स्वागत है जो भारत जोड़ो यात्रा के मकसद में विश्वास रखते हैं, जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ विचारधारा का जंग लड़ना चाहते हैं। चुनावी जंग नहीं, विचारधाराओं का जंग, आइडियोलॉजिकल बैटल, उनका स्वागत है। सिविल सोसाइटी संगठनों का स्वागत है। मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जो 2012 में मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, यूपीए 2 सरकार के खिलाफ रामलीला मैदान पर बैठे हुए थे और आज वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। 10 साल पुराने कांग्रेस आलोचक आज समझ गए हैं कि बीजेपी से लड़ने के लिए एक ही रास्ता है और वो है कांग्रेस का रास्ता। तो अगर ये घटक दल आएंगे, उनका स्वागत है। और मैं समझता हूं शिवसेना पे ने भी समझ लिया है कि कांग्रेस से बढ़कर असली जो खतरा है विचारधारा के स्तर पर हमारे समाज के लिए, देश के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए, राजनीति के लिए, वो बीजेपी और आरएसएस। तो एनलाइटमेंट आ गया है उनकी, उनका हमारा स्वागत, उनको स्वागत है। मैंने कहा जो हमने 10 साल पहले हमारे खिलाफ राम अन्ना हजारे के साथ बैठे हुए थे, आज वो हमारे साथ चल रहे हैं। तो वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, और राजनीति में आप कभी वक्त के मुताबिक जो नई चुनौतियां आती हैं उसके मुताबिक पॉलिटिकल पार्टी अपना स्टैंड लेती है। सभी पॉलिटिकल पार्टी का सभी पॉलिटिकल पार्टी का स्वागत है। हमने वामपंथियों को भी स्वागत किया, वामपंथी पार्टी को भी स्वागत किया। कर्नाटक में जेडीएस के कुछ एमएलए हमारे साथ चले, डीएमके तो हम तो घटक दल हैं डीएमके अलायंस में। 7 तारीख को डीएमके और अलग अलग तमिल पार्टी मौजूद थे भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में। तो सभी पार्टी जो ये मानते हैं कि खतरा बीजेपी आरएसएस से है, और कुछ लोग बीजेपी आरएसएस के अंदर भी समझते हैं कि सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी की सरकार से है, उनका भी स्वागत है। आपल्याला काय वाटते ते पण सांगितलं पाहिजे, कारण की आपल्याला लक्षात असेल यूपीए 1 जेव्हा सरकार आली आणि ती सोनियाजी गांधी यांच्या नेतृत्वात आली, त्यावेळी बीजेपी आता मोदीजींचं तर मागच्या वेळेस त्यांचं आम्ही फार समर्थन केलं, तुम्हाला माहिती असेल. तर त्यावेळेस सांगितलं की विदेशी नागरिक ही देशाचे प्रधानमंत्री झाले तर आम्ही हा देश हे खपवून घेणार नाही. आता सुषमाजी नाही आहे त्यांच्याबद्दल नाही, कारण की जी लोक आपल्यात नाही त्यांच्याबद्दल कुठलाही शब्द काढायचा नाही, आमची संस्कृती. तर ते रोज नेहरूजी, इंदिराजी, राजीवजी त्यांचं चालूच राहते रोज. तर त्यावेळेस याच पद्धतीची भूमिका झाली. पण सोनियाजींनी निर्णय केला, सगळ्या देशाच्या जनतेची भूमिका होती की सोनियाजी प्रधानमंत्री व्हाव्या. पण सोनियाजींनी विरोधकांचं मत ऐकलं आणि त्यावेळेस निर्णय केला आणि
एका अर्थतज्ञ व्यक्तीला, डॉक्टर मनमोहन सिंग साहेबांना, ज्यांनी रिझर्व्ह बँकेचं गव्हर्नर म्हणून देशाचे अर्थमंत्री म्हणून काम केलं, अशा एका अर्थतज्ञ माणसाला देशाचा प्रधानमंत्री केला आणि देश आर्थिक उभा केला. जागतिक पातळीवरची त्या परिस्थिती भयानक होती आणि त्यावेळेस देश उभा केला आणि मग हा देश उभा झाला म्हणून आता पैसे खर्च करायला त्यांच्याजवळ चांगले झाले म्हणून मनमोहन सिंग साहेबांचं ते कौतुक करतात. कुठं भेटतात नाही मला एक कळत नाही, कारण की आपले मुख्यमंत्री जे आहेत ना हे दिवसा कोणालाच नाही भेटत, हे रात्रीच भेटतात पहाटेपर्यंत भेटतात असं मी ऐकलेलं आहे. मला अजून तसं मला ती वेळ आलेली नाही आणि ते वेश बदलून उपमुख्यमंत्री ते वेश बदलूनच करतात. हे रात्री अर्ध्या रात्रीच भेटतात, त्यानंतर त्यांचं चालू होतं. घाबरण्याचं काही काम आहे मला एक नाही कळत नाही, काय घाबरण्याचं कारण, कोणाला घाबरायचं काही कारणच नाही आहे. आणि घाबरत आता त्यांनाच पाहिजे. त्यांनी काय बोलले की आम्ही हस्तगव, अमित शहा आणि मोदींचं आम्ही हस्तगव, आणि आज राज्य गुजरातला इथले उद्योग घेऊन इथलं पाणी तिथं गुजरातला पाठवून हे राज्य बर्बाद ते करतायत. त्यांनी घाबरलं पाहिजे. महाविकास आघाडीच्या लोकांना घाबरण्याचं कारण नाही. त्याच्यामुळे हा जो खोटा आरोप ते लावतात आहे त्यांना त्यांच्यापुरतंच ठेवा आणि त्यांनी या जनतेला, महाराष्ट्राच्या जनतेला त्यांना उत्तर द्यायचं आहे आणि ते महाराष्ट्राचं रोज एक एक तुकडा तोडून गुजरातला पाठवतं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, सुरतेतून आणायचं आणि आम्ही इकडे महाराष्ट्राला द्यायचं असं काम छत्रपती शिवाजी महाराज करायचे. हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराच्या विरोधातले लोक सत्तेत बसलेले आहेत, त्यांनी घाबरलं पाहिजे. एक गुजारिश है आपसे, जितना हो सके आप ये सवाल भारत जोड़ो यात्रा तक सीमित रखिए. महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत मसाला है, मैं जानता हूँ. अशोक चव्हाण जी है, पटोले जी है, उसमें आप जवाब देंगे, पर ये प्रेस वार्तालाप प्लीज भारत जोड़ो यात्रा तक ही सीमित रखिए. महाराष्ट्र की राजनीति अलग से बात कीजिए. हाँ, यस मैम, ओनली भारत जोड़ो यात्रा. नाही सांगितलं ना मी मगाशी उत्तर दिलं त्याचं उत्तर दिलं. महाराष्ट्र में आने से पहले एक स्टेटमेंट किया गया था आशीष शेलार द्वारा कि जो पहले फेज में जो नेतृत्व करे वो अगले फेज में कहाँ को बैठे होंगे वो पता नहीं. वो उनने क्या किया, उनके पार्टी के बारे में दिया है. और आशीष शेलार जी जो है हमारे अच्छे मित्र हैं, उनकी बीजेपी पार्टी में क्या तकलीफ है ये हमसे ज़्यादा भाई को ज़्यादा पता है कि भाई जनता तो उनकी वो तकलीफ बोलते हैं, उनकी बात तो बहुत सीरियस मत लो. हाँ नेक्स्ट. यस मैडम. हाँ यस. ज्यांनी हा आरोप केला ना त्याला भूगोलाचा अभ्यास नाही. हा भूगोलाचा अभ्यास न असलेली व्यक्तीच असा आरोप करू शकतो. हाँ यस मैडम, लेडीज यस. Sorry, I didn't. What did you do for this district for these issues here from the Yatra that you couldn't do from the office? Why we travel? Well, one of the reasons why Mr. Rahul Gandhi is on the Yatra is because he is not allowed to speak in Parliament. Every time he gets up, he is shouted down. The speaker does not give him time. The treasury benches don't give him time. He's not allowed to speak. He goes to a standing committee. He's a member of the Standing Committee on Defense. He asks questions on China. He's not allowed to ask questions on China. It's extraordinary. A leader who's been president of a party, major party, which has been in power for 60 years, he's shouted down when he speaks. He's not allowed to ask questions even in a committee. So I think what Mr. Gandhi decided at some point of time, enough is enough. Let me go to the people directly.
So this is a direct conversation between Mr. Rahul Gandhi and the people of our country. Farmers. Every day from 2 to 2:30, Mr. Gandhi meets representatives of civil society. Today he is meeting cooperatives. He is meeting workers from the unorganized sector. He is meeting farmers. He is meeting Dalits, Adivasis, minorities, students, women organizations. On November 15th, Bharat Jodo Yatra will be celebrating the birth anniversary of Birsa Munda. And we are going to have a very big convention of tribal population of Maharashtra. So on the 15th. So this is a direct conversation. If you are sitting in office, since he has been in office, very high office, I have also been in office but not as high as him. In office you deal only with files. You don't deal with people. You deal either with files or you deal with bureaucrats or you deal with your political opponents. Here, the Bharat Jodo Yatra, you are talking to the people. We are distributing pamphlets. Here in Maharashtra, I am so happy that a 2-page pamphlet in Marathi. This is the first state in the 6 states that we have gone where party workers are distributing pamphlets to ordinary people. So that's how we are communicating. So this is a method of mass contact which the Congress party had once upon a time, lost because it was in office, and now it's rediscovering when it is not in office. आपको याद नहीं होगा कि बीजेपी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में नहीं था। अब ऐसा उन्होंने किया कि अपना अपोजिशन चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी को मानने वाली पार्टी कांग्रेस है। और उस समय में अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी को अपने सांसदों का रिजाइन देकर उनको दोनों को पार्लियामेंट में लिया गया। तो हम लोग डेमोक्रेसी मानने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि अपोजिशन होना ही चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अपोजिशन देश को बेच देगा। Yes, ma'am. 2 questions. No, there's no repackaging. This is the real Rahul Gandhi. This is not the new Rahul Gandhi. It's the real Rahul Gandhi who is being, day to day, walking 24 kilometers, interacting with the people without being distorted by the trolls, by the social media army of the BJP, by the media which characterizes him in a manner that does not do justice to him. So this is the real Mr. Gandhi. It's got nothing to do with packaging. First of all, he is not a product to be repackaged. Okay? He's not a product. Last question. He represents an ideology. And that ideology is going to the people of our country. Yes. Last question. Well, this has got nothing to do with Bharat Jodo Yatra, but nevertheless it represents the mindset. Yeah. 70 years ago, there was a proposal to make the Congress party flag the national flag. Jawaharlal Nehru said, no, this will be the national flag with the Ashoka Dharma Chakra and the 3 colors. That was Jawaharlal Nehru, and that was the Indian National Congress. Today, the Prime Minister unveils a logo. I mean, he unveiled it yesterday, and today it's come out in the press. He's unveiled a logo, official logo of the Government of India for the G20, 20 countries, international coalition, international alliance, which has the lotus, which is an election symbol of the BJP. This is the difference between the Congress and the BJP. Last question. या काँग्रेसचा उभारी घेण्यासाठी मध्यंतरीच्या काळामध्ये जी काँग्रेसची
पडझड झाली त्यासाठी खूपच उपयोगी ठरेल. दरम्यान ज्यावेळेस ही यात्रा सुरू झाली केरळमध्ये सुद्धा काँग्रेसची मोठी चूक झाली आणि आता याची चर्चा होते. यावर काँग्रेस काही आत्मपरीक्षण करत आहे का? नाही, मुद्दा असा आहे की राजकारणामध्ये समाजकारणामध्ये लोकशाहीमध्ये चढउतार होत राहतात. निवडणुकांमध्ये कधी यश मिळतं कधी अपयश मिळतं, हा त्यातला विषयच नाही. आम्ही त्यातून गेलेलो आहोत. अनेक वेळा आम्हाला चांगलं यश मिळतं, काही ठिकाणी पराभव स्वीकारलेला. जनमताचा कौलाचा नेहमी मी आदर केलेला आहे लोकशाहीमध्ये, हेच अभिप्रेत आहे. ही यात्रा राजकीय यात्रा नसून लोकांना सोबत घेऊन लोकांचे मतं काय करून लोकांना विश्वासात घेणं, डायरेक्ट डायलॉग लोकांची ठेवणं आणि त्यातून पक्षाची आधी पुढची वाटा करत असताना जे लोकाभिमुख नेतृत्व ज्याला म्हणतो त्याचं हे सर्व प्रक्रियेचा भाग आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आपण सर्व आनंद आणि आता विनंती एवढीच आहे, प्रेस कॉन्फरन्स संपलेली आहे. वर्षा बसल्यावर भोजनाची व्यवस्था आहे. तुमच्या प्लीज हॅव लंच. थँक्यू. पत्रकारांसाठी जेवणाची व्यवस्था आहे. काही काँग्रेस कार्यकर्ते